Welcome to PYQ decoding series. Next set of questions हैं related to electoral system. The way we elect our representatives is known as system of election और electoral system. देखो यूपीएससी ने 95 से 1997 के बीच में 3 क्वेश्चंस पूछे थे related to electoral system. One by one देखते हैं. First question: Consider the table given below providing some details of the results of the election to the Karnataka State Legislative Assembly held in December 1994. इसलिए 95 में क्वेश्चन पूछा गया. In terms of electoral analysis, the voter seat distortion is to be explained as the result of the adoption of the. अब देखो असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं, डेटा है कि पर्टिकुलर पार्टीज हैं, ये इनका ये वोट परसेंटेज है और ये सीट है, लेकिन यहाँ एक डिस्टोर्शन है. डिस्टोर्शन क्या है कि एक पर्टिकुलर पार्टी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बीजेपी में 20% वोट्स के साथ 40 सीट्स मिल गई हैं, कांग्रेस को 31% वोट्स के साथ सिर्फ 35 सीट्स मिली हैं. तो ये डिस्टोर्शन किस वजह से है? तो इसका आंसर है अडॉप्शन ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. हमें पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में लोकसभा लेवल पे और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लेवल पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉलो किया जाता है और ये सिस्टम वर्क करता है ऑन द आइडिया ऑफ प्लूरलिटी. मींस यू जस्ट नीड टू गेट मोर वोट्स देन अदर्स टू गेट इलेक्टेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी. कैंडिडेट को मेजोरिटी वोट्स लेने की जरूरत नहीं है. बेसिकली मींस 50% प्लस 1 उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. आपको बाकी लोगों से ज्यादा वोट्स लेके आने हैं एंड यू विल बी द विनर. इसी वजह से ये सब डिस्टोर्शन है. ठीक है, अब देखो बाकी ऑप्शंस क्या है. हैरिस सिस्टम, ये एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का ही एक टाइप कह लो या सब टाइप कह लो. ठीक है, क्यूमुलेटिव वोट सिस्टम बेसिकली ये आपका माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करने के लिए यूज किया जाता है. ऐसा समझो कि मान लो 3 सीट्स हैं किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए और जो वोटर्स हैं उनको 3-3 वोट्स दे दिए सबको. तो अब एक वोटर के पास चॉइस है कि वो तीनों सीट्स पे एक वोट डाले या फिर तीनों वोट्स एक पर्टिकुलर सीट को दे दे. ठीक है, तो इस कंडीशन में ये इंश्योर किया जा सकता है कि जो माइनॉरिटीज को कुछ रिप्रेजेंटेशन मिल जाए. बिकॉज अगर ये पर्टिकुलर बंदा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है एंड ही वांट्स कि उसकी कम्युनिटी की सीट पे सारे वोट्स जाएं, तो ही और सी कैन गिव ऑल 3 वोट्स टू ए सिंगल सीट. तो इस सिचुएशन में ये इंश्योर किया जा सकता है कि थोड़ा माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी. एंड बेसिकली ये जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में जो बोर्ड मेंबर्स वगैरह होते हैं उनके इलेक्शंस के लिए ये सिस्टम यूज किया जाता है. ठीक है, प्लूरल वोट सिस्टम. प्लूरल वोट सिस्टम को प्लूरलिटी से कंफ्यूज नहीं करना है. प्लूरल वोट सिस्टम बेसिकली जैसे जो हिस्टोरिकल इंग्लैंड था वहां पे यूज होता था. इसका आइडिया क्या है? इलीट रिप्रेजेंटेशन बेसिकली, या इलीट कैप्चर कह सकते हैं. जो इलीट क्लास थी उसको एक तरह से मोर देन 2 टाइम्स वोट एक्सरसाइज करने का राइट होता था. फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन है तो वो अपनी रेजिडेंसी से भी वोट एक्सरसाइज कर सकता है एंड सेकंड वोट वो एक्सरसाइज कर सकता है फ्रॉम द प्लेस ऑफ हिज बिजनेस. ठीक है, तो इस कंडीशन में ये इंश्योर किया जाता था कि जो इलीट क्लास है उसकी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो. बट करेक्ट आंसर इज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ट्राई टू आंसर दिस 2 क्वेश्चंस एज वेल. कैन वी हैव अ डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस? सेकंड, कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? बिकॉज यूपीएससी में इस तरह की कंसेप्चुअल स्टेटमेंट्स आती हैं तो यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि डेमोक्रेसी और इलेक्शंस का क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड. अब देखो हमने अभी क्वेश्चन सोल्व किया फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. उसमें एक डिस्टोर्शन है. डिस्टोर्शन क्या है कि जो वोट्स हैं वो सीट्स का शेयर है वो प्रोपोर्शन में नहीं है, मींस रिप्रेजेंटेशन नहीं है. लेकिन जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसकी एडवांटेज ये है कि आपको फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलेगी लेजिस्लेचर में ऑन द बेसिस ऑफ आपने वोट्स एक्वायर्ड किए हैं. मींस एक पर्टिकुलर पार्टी को जितने वोट परसेंटेज मिला है उसी परसेंटेज में आपको सीट्स भी मिल जाएंगी लेजिस्लेचर में ओवरऑल. ठीक है, और बेसिकली इसका आइडिया यही है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कि जो स्मॉल पार्टीज हैं उनकी वॉइस भी हर्ड की जानी चाहिए. तो मान लो एक पर्टिकुलर स्मॉल पार्टी 10% वोट्स मिले जस्ट, तो उसको 10% के आसपास सीट्स भी असाइन हो जाएंगी. ठीक है, ये इसका एडवांटेज है फेयर रिप्रेजेंटेशन और कह सकते हैं इंक्लूसिवनेस. बट इसकी एक डिसएडवांटेज भी है. वो क्या है कि आपकी जो फाइनल गवर्नमेंट बनेगी वो एक तरह से कोलिशन गवर्नमेंट मिलेगी मैक्सिमम केसेज में. क्यों? क्योंकि हर एक पार्टी को कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन जाएगी. जो फाइनल गवर्नमेंट बनेगी वो कोलिशन गवर्नमेंट मिलेगी. तो उस वजह से हंग असेंबली या फिर इनस्टेबल गवर्नमेंट हो सकती है. फाइन, ठीक है. अब क्वेश्चन को देखते हैं. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट नेसेसरी. अब जब आपको पता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्या रोल है तो नॉट नेसेसरी पूछा गया है क्वेश्चन में. देयर आर नो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऑप्शन ए बोलता है. तो रिजर्वेशन का और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कोई रिलेशनशिप नहीं है. जब आप चैप्टर 3 पढ़ोगे एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11th की, तो वहां से आपको एक बार थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है. सो गो एंड रीड दैट चैप्टर. तो इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है ऑप्शन ए का, तो ये रॉन्ग हो गया. ये ऑप्शन क्या कह रहा है? ए 2 पार्टी सिस्टम हैज डेवलप्ड. अभी हमने ये बात समझी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का फायदा है कि आपको फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलेगी बट कोलिशन गवर्नमेंट
जनरली बनती है। तो अगर मान लो किसी कंट्री में यूएस एंड यूके, वहां पे टू पार्टी सिस्टम अगर डेवलप हो चुका है, तो क्या वहां प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है? नहीं, दो पार्टीज हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएसए की बात करें तो डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स। तो जो वोट बैंक है वो भी ऑलमोस्ट डिवाइडेड है कि कौन से वोटर्स है जो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं, कौन से रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल हायर चांसेस हैं कि फाइनली दोनों पार्टीज को कुछ सीट शेयर मिलेगा एंड एक स्टेबल मेजोरिटी गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है इजीली। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जहां पे टू पार्टी सिस्टम है वहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यही करेक्ट ऑप्शन है। फिर भी हम नेक्स्ट को पढ़ते हैं। सी कह रहा है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रिवेल्स। अभी हमने देखा कि जहां पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रिवेल करता है वहां क्या हुआ, वेस्टेड वोट्स हुए। ठीक है, और एक तरह से वहां ऐसी सिचुएशन हो जाती है विनर टेक्स ऑल। अगर आपका एक वोट भी एक्स्ट्रा हुआ तो आप विनर हुए और आपको सीट मिल जाएगी, बाकी जो वोटर्स थे वो अनरिप्रेजेंटेड रहेंगे फाइनली। ठीक है, तो जो फास्ट द पोस्ट सिस्टम जहां प्रिवेल करता है वहां तो इवन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लाने की जरूरत है। इवन जो हमारे इंडिया में भी लॉ कमीशन ने मल्टीपल टाइम्स सजेस्ट किया है, लाइक 170th एक रिपोर्ट है, तो उसमें मेंशन किया है कि इंडिया में हाइब्रिड मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए। हाइब्रिड मॉडल मतलब कुछ सीट्स पे आप फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम लेके आ जाओ, कुछ सीट्स पे आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अप्लाई कर दो। लेकिन अभी वो रिकमेंडेशन ही है, सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ये ऑप्शन कह रहा है देयर इज ए फ्यूजन ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर विल बी टू पार्टी सिस्टम जहां पे डेवलप हो चुका है वहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की कोई नेसेसिटी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर 75% ऑफ सीट्स इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, 5% सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। 1997 का क्वेश्चन है, तो आंसर इसका था उस टाइम इटली। इटली में 1993 में कुछ मेजर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए थे जिस वजह से उन्होंने ये हाइब्रिड सिस्टम और मिक्स्ड सिस्टम यूज करना स्टार्ट किया था। मतलब वही 75% सीट्स आपका फर्स्ट पास से एंड 25% सीट्स पीआर से। लेकिन अगेन 2005 में दे रिवर्टेड बैक टू द प्योर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो अब ये चीज रेलिवेंट नहीं है, बट आइडिया इज शुड नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम्स इन इंडिया और अदर कंट्रीज एज वेल टू सोल्व सच बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो कुछ कंट्रीज में ना टू बैलेट सिस्टम भी यूज होता है, लाइक फ्रांस। टू बैलेट सिस्टम एक्चुअली क्यों फॉलो होता है, बिकॉज फ्रांस में ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि आपका जो विनर कैंडिडेट है वो पॉपुलर होना चाहिए, उसके पास मेजोरिटी वोट्स होने चाहिए। अब मान लो 4 पार्टीज है, इन 4 पार्टीज की 4 कैंडिडेट्स को ये परसेंटेज ऑफ वोट्स मिला। अब देखो कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसको मेजोरिटी वोट्स मिले हों, 1% वोट्स मिले हों, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, जो टॉप 2 कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में री इलेक्शन होगा। एंड जब टॉप 2 कैंडिडेट्स के बीच में री इलेक्शन होगा तो हायर चांसेस है कि भाई किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे को 50% से ज्यादा वोट्स मिलेंगे ही मिलेंगे ना। ये है टू बैलेट सिस्टम। अब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है वो इंडिया में क्यों फॉलो किया गया है, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। उसमें से एक रीजन ये भी है कि आपको मल्टीपल राउंड्स इलेक्शन से नहीं जाना पड़ता। ठीक है, दूसरा है आपको इजिली स्टेबल गवर्नमेंट मिल जाती है। कोalition होता है बट उस लेवल का कोalition नहीं मिलता जितना पीआर में मिलता है। ठीक है, पीआर में कोalition बहुत हाई होता है। देन थर्ड है सिंप्लिसिटी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन तो यही है, सिंप्लिसिटी, क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बहुत सिंपल है कंपेयर टू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। उसमें जैसे हारे ड्रू ये सब मेथड्स वगैरह यूज होते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अगेन ऐसा नहीं है हमारे इंडिया में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी यूज नहीं होता। हमारे इंडिया में भी जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं उनमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की एक स्पेसिफिक टाइप है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, ये यूज किया जाता है। अब आपको कमेंट्स में बताना है कि ये जो PRSTV कहाँ कहाँ इंडिया में अडोप्ट किया गया है, किन किन लेवल्स पे अडोप्टेड है। ठीक है, ट्राई टू मेंशन इन द कमेंट्स। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं आइडियोलॉजीज पे। यूपीएससी ने 1997 में सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा है। एंड देखो 1997 के क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है फ्यूचर क्वेश्चंस, बिकॉज जो सोशलिज्म है एक तरह से वो किसका आइडिया था, कार्ल मार्क्स का। और कार्ल मार्क्स पे यूपीएससी ने फ्यूचर में कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं। 2006 का क्वेश्चन है, देन 2011 में अगेन कार्ल मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, एंड देन 2020 में भी गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म को कंपेयर करवाया है। सो इट बिकम्स नेसेसरी दैट वी शुड सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल द टाइम। अब क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, असर्शन एक स्टेटमेंट है, द इमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म डज नॉट इंप्लाई द डिक्लाइन ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। रीजन में कह रहा है कि आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म बिलीव्स इन यूनिवर्सलिज्म एंड ग्लोबलिज्म। द कंटेक्स्ट ऑफ अबाउट टू स्टेटमेंट्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कीवर्ड क्या है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी एंड ग्लोबलिज्म। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी और सोशलिज्म इज स्कूल ऑफ थॉट व्हिच बिलीव्स दैट रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी शुड बेनिफिट
everybody and nobody must be left out completely. Means there can be gap between haves and have nots, but the gap cannot go beyond tolerable limit. Socialism believe in social justice, reducing inequalities and universal welfare basically. और सोशलिज्म में भी हम दो टाइप के सोशलिज्म पढ़ते हैं. फर्स्ट इज मार्क्सियन सोशलिज्म एंड अनदर इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. मार्क्सियन सोशलिज्म क्या कहता है? मार्क्सियन सोशलिज्म एक तरह से रिवोल्यूशनरी है इन नेचर में. वो बोलता है कि देयर शुड बी कंप्लीट अबोलिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, वाइल डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इज बेस्ड ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों साथ में काम करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. और हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम फैबियन और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करते हैं. ठीक है, लेकिन जैसे हम अगर अर्स्टवाइल यूएसएसआर की बात करें तो वहां पे मार्क्सियन सोशलिज्म का आइडिया था. ठीक है, दूसरी चीज हमें सोशलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म में भी डिफरेंस समझ में आना चाहिए. सोशलिज्म बेसिकली एक इंटरमीडिएट फेज है एज पर मार्क्स, जहाँ पे स्टेट या फिर गवर्नमेंट इज मैनेज्ड बाय द वर्कर्स, वाइल कम्युनिज्म एक क्लासलेस सोसाइटी है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ के बाद देयर इज एंड ऑफ हिस्ट्री. मींस देयर विल बी नो मोर क्लास conflicts because the society will be classless, where everyone will contribute as per the capability and will consume as per the needs. ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. पहली बात तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम हमें ग्लोबलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में कंफ्यूज नहीं होना. ग्लोबलिज्म बेसिकली क्या है? इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड. कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी, डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड. ठीक है, अब जब इमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म हुआ तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का डिक्लाइन नहीं हुआ. ऑब्वियसली ग्लोबल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं बट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी अभी भी एग्जिस्ट करती है ना. तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो गई कि इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म या इकोनॉमिक आइडियाज के इंटरकनेक्टेडनेस मींस वर्ल्ड वाइड इकोनॉमीज अगर इंटरकनेक्टेड है तो ऐसा नहीं है कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी डिक्लाइन हो गई है. उसका रीजन में बोल रहा है कि आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म बिलीव्स इन यूनिवर्सलिज्म एंड ग्लोबलिज्म. डेफिनेटली जो सोशलिस्ट आइडियाज थे वो स्टार्टिंग से ही बोलते थे कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड शुड यूनाइट. इसका मतलब जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी वो तो स्टार्टिंग से ही यूनिवर्सल थी नेचर में, दैट वाज बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज. तो इसका मतलब जो रीजन है वो भी ठीक है. जब भी हम असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो रीजनिंग वाली जो स्टेटमेंट है उसको बिकॉज लगा के हम रीड करेंगे. द इमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म डज नॉट इंप्लाई द डिक्लाइन ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी बिकॉज द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म बिलीव्स इन यूनिवर्सलिज्म एंड ग्लोबलिज्म. ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन भी है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का. ए आंसर विल बी करेक्ट. अब कार्ल मार्क्स वाले क्वेश्चंस. कार्ल मार्क्स पे पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग रोट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अलोंग विद कार्ल मार्क्स. ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है. ठीक है, एंड डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी ऑफ क्लास 11th. उसमें वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट करके एक चैप्टर है, वहां से डायरेक्टली लिया गया है, पेज नंबर आई थिंक 69. ठीक है, कार्ल मार्क्स से रिलेटेड एक बायोग्राफी का बॉक्स गिवन है और उसी बॉक्स में से डायरेक्ट ये आंसर है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स के साथ किसने लिखा? फ्रेडरिक एंजल्स ने. ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं कर सकते. अगर आपको पता है तो पता है, इफ यू डोंट नो यू डोंट नो. ठीक है, सोशोलॉजी वाले बच्चे जो थे उनके लिए तो बहुत ईजी था. देन 11 में कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज. देखो सोशोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रीलिम्स में ये इजीएस्ट क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को कैसे सोल्व करना है इस क्वेश्चन को? आप मेंस के लिए जब GS1 में इंडियन सोसाइटी पढ़ते हो तो कुछ एनसीईआरटीज तो आप पढ़ते होगे क्लास 11th एंड 12th की, तो उन्हीं एनसीईआरटीज से आपके प्रीलिम्स के ये क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं. इसीलिए मैक्सिमम टाइम्स आपने देखा होगा जिन्होंने एक बार मेंस क्लियर कर लिया उनका प्रीलिम्स जनरली हो जाता है, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू ए ब्रेड्थ ऑफ सिलेबस. ठीक है, ब्रेड्थ जब कवर हो गई तो आप इधर उधर के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो लोगों को लगता है कि ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक नहीं है, वो भी सोल्व हो जाते हैं. ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने एक्सप्लेन किया था क्लास स्ट्रगल का प्रोसेस, वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पे बेस्ड था. अगेन जो ये अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी वाला जो एनसीईआरटी है उसमें कार्ल मार्क्स के बारे में जब वहां पढ़ रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म नहीं दिया हुआ क्लास 11th की एनसीईआरटी में, बट वहां पे क्लास स्ट्रगल के बारे में काफी बात की गई है. उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमी एक तरह से बेस का काम करती है टू डिटरमाइन द सुपरस्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी. मीन्स इकोनॉमी के बेस पे ही पर्टिकुलर सोसाइटी की पॉलिटी, कल्चर, एजुकेशन ये सब डिसाइड होगा. ये कार्ल मार्क्स का आइडिया था. तो जब हमें बाकी सारे ऑप्शंस को हम रीड करेंगे और ये वाला ऑप्शन जब रीड करेंगे तो मटेरियलिज्म जो इकोनॉमी वर्ड है, मटेरियल और इकोनॉमी सिमिलर टर्म्स है ना, तो सिर्फ यहीं पे इकोनॉमी से रिलेशन है, बाकी किसी भी टर्म में इकोनॉमी से रिलेशन नहीं है. तो इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता था. बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखें तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो हम पढ़ते हैं वो वाली चीज है. एग्जिस्टेंशियलिज्म ये एक तरह से कहता है कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस. तो ये एक फिलोसॉफी है जो कहती है कि इंसान पहले पैदा होता है, उसके बाद वो
एसेंस बनाता है, मीन्स अपने एक्शंस के अकॉर्डिंग, बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो सेंस बनाता है अपनी लाइफ का। ठीक है, कुछ इस तरह से है। आप इसको विकिपीडिया से थोड़ा पढ़ सकते हैं सो दैट फ्यूचर में अगर क्वेश्चन आए तो यू कैन सॉल्व। एम्पेरिकल लिबरलिज्म अगेन लिबर्टी के आइडिया पे बेस्ड है, दैट इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है, राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, एटसेट्रा। एम्पेरिकल का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, डेटा बेस्ड होना चाहिए, कैलकुलेशन बेस्ड होना चाहिए, नॉट जस्ट थ्योरेटिकल। ठीक है, इस तरह से आप कीवर्ड्स को ब्रेक करके आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म के बीच में कॉमन एग्रीमेंट पे है। दोनों के बीच में हमें सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस पता होना चाहिए, बिकॉज वो फ्यूचर एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो गांधीज्म का क्या आइडिया था, उन्होंने अहिंसा को फॉलो किया था। और मार्क्सिज्म क्या थे, ये बेसिकली रिवोल्यूशनरी थे, ये क्लास स्ट्रगल के बारे में बात करते थे। और ये चीज हमें यहाँ से पता चल गई इस क्वेश्चन से, 11 वाले क्वेश्चन से, क्लास स्ट्रगल के बारे में बात करते थे। लेकिन गांधी जी क्या कहते थे, हार्मनी, हार्मनी होनी चाहिए। ही टॉक्ड अबाउट चेंज ऑफ हार्ट्स व्हाइल टॉकिंग अबाउट अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एटसेट्रा। ठीक है, बट एक कॉमन एग्रीमेंट था दोनों के बीच में, वो क्या था, क्लासलेस सोसाइटी का। कार्ल मार्क्स भी फाइनल गोल क्लासलेस सोसाइटी का रखते थे, गांधी जी भी। गांधी जी के अकॉर्डिंग जो क्लासलेस सोसाइटी होगी वो क्या होगी, एनलाइटेंड एनार्की। ये टर्म याद रख लेंगे क्योंकि ये फ्यूचर में पूछी जा सकती है। एनलाइटेंड एनार्की का मतलब है राम राज्य। मीन्स गांधी जी के अकॉर्डिंग एक ऐसी स्टेटलेस सोसाइटी जहाँ पे कोई स्टेट नहीं हो, कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस ना हो और कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ना हो जो आम आदमी को कंट्रोल करें, बल्कि जो लोग हैं वो इतने एनलाइटेंड हो कि वो अपना सेल्फ रूल कर पाए। ठीक है, बट मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या था, क्लासलेस सोसाइटी होगी। और वो क्लासलेस सोसाइटी कौन से फेज में एग्जिस्ट करेगी, कम्युनिज्म में। ठीक है, देयर विल बी कंप्लीट अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू मार्क्स। बट गांधी जी के अकॉर्डिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी का अबोलिशन नहीं होगा, बट देयर विल बी ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का आइडिया क्या बोलता है कि जो रिच लोग हैं दे विल एक्ट एज ए ट्रस्ट ऑफ वेल्थ ऑन बिहाफ ऑफ पुअर। दे विल यूज देयर सरप्लस मनी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर और डाउन ट्रोडन्स। तो अब जब हमें इतना कंपैरिजन पता हो गया तो अब हम आंसर पे जा सकते हैं। द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, यस दिस ऑप्शन सीम्स राइट। देन क्लास स्ट्रगल, नहीं, ये अपोजिट है। अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, अभी देखा मार्क्स ने कहा प्राइवेट प्रॉपर्टी अबोलिशन होना चाहिए, लेकिन इन्होंने, गांधी जी ने दिया आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, देखो गांधी जी का ऐसा कोई आइडिया नहीं था, मार्क्स का था। जो एनसीईआरटी अभी हमने मेंशन करी थी ये क्वेश्चन सोल्व करते टाइम, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, तो उसमें बार बार वो इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। मार्क्स बार बार बोलते हैं कि इकोनॉमी सब कुछ डिसाइड करती है, तो वो एक तरह से इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट है। ठीक है, बट गांधी जी इज नॉट इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। करेक्ट आंसर विल बी द फाइनल गोल ऑफ ए स्टेटलेस सोसाइटी। ठीक है, एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, दो आइडियोलॉजी से रिलेटेड नहीं है बट अगेन दैट इज रिलेटेड टू सोशियोलॉजी। इन कंटेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल। देखो अगेन आई सेड कि आप मेंस के लिए जब पढ़ते हो इंडियन सोसाइटी तो आपको कुछ एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए, और एनसीईआरटीज वो अगेन क्लास 11 12th की एनसीईआरटी। तो जो सोशल कैपिटल का आइडिया है वो जो क्लास 12th एनसीईआरटी इंडियन सोसाइटी, वहां से डायरेक्टली पिक किया गया है, अराउंड पेज नंबर 84 से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि सोशल कैपिटल क्या होती है, बिकॉज क्वेश्चन यही है कि वुड बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ सोशल कैपिटल। पीरो बुर्दवे एक सोशोलॉजिस्ट थे और उन्होंने जब सोसाइटी में इनइक्वालिटीज और एक्सक्लूजन को स्टडी किया तो आइडेंटिफाई किया कि हर एक सोसाइटी में लोगों के पास रिसोर्सेज इक्वल नहीं होते हैं, लाइक प्रॉपर्टी, एजुकेशन, नेटवर्क एटसेट्रा। और ये जो रिसोर्सेज थे इन्होंने 3 कैपिटल्स में डिवाइड किया है। इकोनॉमिक कैपिटल ये कहता है कि मटेरियल एसेट्स एंड रिसोर्सेज कितने हैं किसी के पास। कल्चरल कैपिटल इज इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड स्टेटस। सोशल कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स एंड सोशल एसोसिएशंस। आपके कितने ज्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके कितने ज्यादा रिलेटिव्स हैं, वो एक तरह से आपकी सोशल कैपिटल कहलाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हो इसको। एंड ये तीनों टाइप की जो कैपिटल्स हैं वो एक्सक्लूसिव नहीं है। वन टाइप ऑफ कैपिटल ओवरलैप्स विद अदर। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी के पास इकोनॉमिक कैपिटल अच्छी है, मतलब उसका अच्छे एक वेल्दी फैमिली में बोर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है, तो डेफिनेटली वो अच्छी एजुकेशन एक्वायर कर सकता है एंड ओवर द टाइम उसकी कल्चरल कैपिटल भी हाई हो जाएगी। ये हो सकता है कि किसी के पास अच्छे रिलेशंस हैं, वेल्दी लोगों से कॉन्टेक्ट्स हैं, रिलेटिव्स काफी एजुकेटेड हैं, वेल ऑफ हैं, तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपने सोशल कैपिटल की हेल्प से अच्छी एजुकेशन एक्वायर कर सकता है एंड अच्छी हाई पेइंग जॉब ले सकता है एंड अपने इकोनॉमिक कैपिटल को इंप्रूव कर सकता है। सो ओवरऑल आइडिया इज कि ये तीनों टाइप की कैपिटल्स एक्सक्लूसिव नहीं है, वन टाइप ऑफ
कैपिटल इम्पैक्ट्स द अदर टाइप ऑफ कैपिटल, बट बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इकोनॉमिक कैपिटल क्या है, कल्चरल क्या है, सोशल कैपिटल क्या है। अब देखो ऑप्शंस क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन, ये तो एक तरह से लिटरेसी रेट हो गया ना। देन सेकंड ऑप्शन, द स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग्स, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन्स, ये तो हम इकोनॉमिक कैपिटल में ही आ जाता है एक तरह से, जो इकोनॉमी में हम जो स्टॉक वगैरह पढ़ते हैं तो उस फिक्स्ड कैपिटल एक तरह से कह सकते हैं। द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज, ये तो अगेन हमें पता ही है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो सोशल कैपिटल से इसका रिलेशन नहीं है। द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी, बाकी ऑप्शन से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन यही है, द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। जैसे अभी हमने देखा कि सोशल कैपिटल क्या है, नेटवर्क ऑफ कॉन्टेक्ट्स एंड सोशल एसोसिएशन, तो जितना ज्यादा ट्रस्ट होगा उतने ही तो आपके अच्छे सोशल एसोसिएशन होंगे, उतने ही नेटवर्क्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स होंगे, ठीक है। विदाउट ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी तो लोग आपस में साथ ही नहीं रह सकते, तो दिस ऑप्शन गोज करेक्ट, डी विल बी करेक्ट।